वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ आईवी पोटेशियम आफ्टर बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के बाद में आईवी पोटेशियम का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए टू लोअर ब्लड शुगर, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव वुंड हीलिंग, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट कार्डियक डिसरिथमियास, ऑप्शन डी टू प्रमोट डायूरेसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट कार्डियक डिसरिथमियास। बाईपास सर्जरी के बाद में पोटेशियम का लेवल हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल थोड़ा सा भी कम होता है तो वहां पर कार्डियक एरिथमिया का रिस्क रहता है। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। आईवी पोटेशियम हम एडमिनिस्टर करते हैं, उसके 3 रीजन होते हैं। मेंटेन करता है यह हमारे नॉर्मल कार्डियक कंडक्शन को। सेकंड रहेगा वेंट्रिकुलर एरिथमियास को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा जो भी डायूरेटिक्स, इंसुलिन थेरेपी या फिर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की वजह से पोटेशियम का लॉस होता है उसे रिप्लेस भी करता है, इसीलिए हम पोटेशियम को आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। अब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, नॉर्सेट का गोल्डन पॉइंट कह सकते हैं आप। लो पोटेशियम रहता है तो क्या रहता है? हाई रिस्क रहता है फॉर फैटल एरिथमियास आफ्टर कार्डियक सर्जरी। क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग कैन विजिटर्स स्टे पर डे विथ ए पेशेंट रिसीविंग इंटरनल रेडिएशन। अगर पेशेंट इंटरनल रेडिएशन को रिसीव कर रहा है तो वहां पर जो विजिटर्स है वो कितने टाइम के लिए अलाउ किए जाते हैं पर डे के हिसाब से पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए नो लिमिट्स, ऑप्शन बी 30 मिनट्स, ऑप्शन सी 60 मिनट्स, ऑप्शन डी ओनली वंस ए वीक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 30 मिनट्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। जब भी रेडिएशन सेफ्टी की बात करते हैं तो वहां पर 3 प्रिंसिपल काम करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा टाइम, स्पेंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम नियर द पेशेंट। पेशेंट के पास में सबसे कम जो होता है टाइम स्पेंड करना चाहिए। सेकंड चीज आता जाती है हमारे डिस्टेंस, हमें पेशेंट से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? 6 फीट यानी कि 2 मीटर्स डिस्टेंस मेंटेन करना है। और थर्ड आ जाता है हमारा शील्डिंग, लेड शील्ड और बैरियर जो होते हैं उसे यूज में लेना है। अब टाइम प्रिंसिपल जो होता है उसके अकॉर्डिंग विजिटर जो होते हैं जनरली 30 मिनट्स पर डे लिमिटेशन होती है। Which equipment must be kept ready at the bedside for 24 hours after thyroidectomy? थायराइडेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ थायराइड, इस सर्जरी के बाद में आफ्टर 24 आवर्स कौन सा इक्विपमेंट ऐसा है जो कि हमें बेड साइड रेडी रखना चाहिए? ऑप्शन ए ईसीजी मशीन, ऑप्शन बी ट्रैकेस्टोमी सेट ऑक्सीजन एंड सक्शन, ऑप्शन सी आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन, फिब्रिलेटर एंड क्रैश कार्ड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रैकेस्टोमी सेट ऑक्सीजन एंड सक्शन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। आफ्टर थायराइडेक्टोमी सबसे ज्यादा जो हमारा इमरजेंसी रहता है वो रहता है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जिसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है? नेक एडिमा की वजह से हो सकता है, हेमरेज की वजह से, लैरिंजियल एडिमा की वजह से हो सकता है, या फिर बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क रहता है, इसलिए फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमें रेडी रखने होते हैं एयरवे इक्विपमेंट्स जो कि हमेशा अवेलेबल होने चाहिए बेड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर डार्क ग्लासेस रिकमेंडेड ड्यूरिंग डे टाइम आफ्टर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। रेटिनल सर्जरी के बाद में डे टाइम के अंदर डार्क ग्लासेस जो होते हैं वो हम रिकमेंडेड करते हैं, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, ऑप्शन बी टू एनहांस कॉन्ट्रैक्ट विजन, ऑप्शन सी टू रेगुलेट आई टेम्परेचर, ऑप्शन डी टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। आफ्टर रेटिनल सर्जरी क्या होता है? द आई बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि फोटोफोबिया की कंडीशन आफ्टर रेटिनल सर्जरी हो सकती है, इसीलिए हम डार्क ग्लासेस रिकमेंडेड करते हैं। और डार्क ग्लासेस क्या करते हैं? या रिड्यूस करते हैं ग्लेयर को, प्रोटेक्ट करते हैं हीलिंग रेटिना में, इंप्रूव करते हैं कंफर्ट को, साथ ही साथ फोटोफोबिया जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच सिम्टम में इंडिकेट डेवलपिंग थायरोटॉक्सिकोसिस इन ए पोस्ट थायराइडेक्टोमी पेशेंट। पोस्ट थायराइडेक्टोमी पेशेंट के अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस डेवलप हो रहा है, यह कौन से सिम्टम इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, हाई फीवर एंड डेलिरियम, ऑप्शन सी साइनोसिस एंड ब्रेडिप्निया, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन एंड फटीग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, हाई फीवर एंड डेलिरियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
चलिए हम रेशनल देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ थायराइड स्टॉर्म, जिसे कि हम थायरोटॉक्सिक क्राइसिस भी कहते हैं, वो होते हैं हमारे हाई फीवर, टेकिकार्डिया हो सकता है, साथ ही साथ आता है हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस, डेलिरियम, कंफ्यूजन, एजिटेशन, स्वेटिंग, वॉमिटिंग एंड डायरिया। यह सारे सिम्टम्स जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं थायराइड स्टॉर्म की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफन शुड वाइटल साइंस बी मॉनिटर्ड इनिशियली आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन कराने के बाद इनिशियली जो होता है वो वाइटल साइंस कब मॉनिटर करने चाहिए? ऑप्शन ए एवरी 30 मिनट्स, ऑप्शन बी एवरी 2 आवर्स, ऑप्शन सी एवरी 15 मिनट्स, ऑप्शन डी एवरी आवर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एवरी 15 मिनट्स। चलिए इसका हम रेशनल देख लेते हैं। जब भी कोई प्रोसीजर होता है और हमें क्वेश्चन के अंदर तो कार्डियक कैथेटराइजेशन दिया गया था, तो उसके अंदर क्या होता है, इमीडिएटली पेशेंट जो रहता है उसके अंदर रिस्क रहती है ब्लीडिंग की, हिमेटोमा की, हाइपोटेंशन, कार्डियक डिसरिथमियास और आर्टेरियल ऑक्लूशन की। इसीलिए इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं एवरी 15 मिनट्स, ताकि हम जो कॉम्प्लिकेशन है उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकें। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट लेवल मस्ट बी मॉनिटर्ड बिफोर ए पैराथायरॉयडेक्टोमी। पैराथायरॉयडेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। जब भी हम यहाँ पर पैराथायरॉयडेक्टोमी का प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले कौन से इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हमें मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट एंड सोडियम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम एंड फास्फोरस। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को, जो कि रेगुलेट करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट के अंदर पैराथायरॉयड की सर्जरी हो रही है तो वहां पर क्या होता है, चांसेस होती है कि कैल्शियम का लेवल एबनॉर्मल हो सकता है, फास्फोरस का लेवल एबनॉर्मल हो सकता है। तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम सर्जरी से पहले इसे आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन है, which activity should be avoided after detached retina surgery to prevent an increase in IOP? IOP का फुल फॉर्म है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अगर रेटाइना डिटेच्ड रेटाइना की सर्जरी हुई है तो हमें IOP को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि अवॉइड करनी चाहिए? ऑप्शन ए स्लीपिंग ऑन द बैक, ऑप्शन बी ड्रिंकिंग वार्म फ्लूइड्स, ऑप्शन सी सडन हेड, ऑप्शन डी स्पीकिंग सॉफ्टली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सडन हेड मूवमेंट्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। आफ्टर रेटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी सडनली हेड मूवमेंट अगर कोई पर्सन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, IOP इंक्रीज हो सकता है, जो रेटाइना की हीलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, साथ ही साथ रेटाइनल रिपेयर और गैस बबल भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आफ्टर रेटाइनल सर्जरी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सडन बेंडिंग को अवॉइड करना है, हैवी लिफ्टिंग भी नहीं करना है, स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी है, विगोरस कपिंग और साथ ही साथ सडन हेड मूवमेंट को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पर्सनल आइटम शुड नॉट बी शेयर्ड बाय हेपेटाइटिस टू अवॉइड ट्रांसमिशन। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस वाला है तो यहाँ पर ट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए कौन सा पर्सनल आइटम है जिसे कि शेयर नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए नोटबुक्स, ऑप्शन बी क्लोथ्स, ऑप्शन सी टूथब्रश एंड रेजर, ऑप्शन डी हेयर ऑयल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टूथब्रश एंड रेजर। अगर हम बात करते हैं नोटबुक्स, क्लोथ्स और हेयर ऑयल, इनके शेयर करने से हेपेटाइटिस स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन टूथब्रश और रेजर को शेयर करने से स्प्रेड होता है, क्योंकि टूथब्रश और रेजर के अंदर ब्लड कंटेन हो सकता है और आपको पता होगा हेपेटाइटिस जो होता है वो स्प्रेड होता है ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से। इसीलिए टूथब्रश और रेजर को शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग माइड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले माइड्रियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक्स जो होती है वो दी जाती है, तो इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू डायलेट द प्यूपिल एंड रिलैक्स द लेंस मसल, ऑप्शन बी टू रिड्यूस आई इन्फेक्शन, ऑप्शन सी टू लोअर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी टू इम्प्रूव स्लीप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू डायलेट द प्यूपिल एंड रिलैक्स द लेंस मसल। आपको पता होगा हम माइड्रियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स जो होती है वो कैटरेक्ट से पहले देते हैं, जो कि क्या करती है, माइड्रियाटिक्स का काम होता है प्यूपिल को डायलेट करना और साइक्लोप्लेजिक्स जो होती है वो लेंस की मसल को रिलैक्स करती है। इसीलिए कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले हम माइड्रियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स जो होती है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग माइड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले माइड्रियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स जो होती है वो दी जाती है, जो कि क्या करती है, माइड्रियाटिक्स को डायलेट करना और साइक्लोप्लेजिक्स जो होती है वो लेंस की मसल को रिलैक्स करती है।
इन दोनों ही आई ड्रॉप्स का आई इन्फेक्शन रिड्यूस करने में, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में और स्लीप को इंप्रूव करने में, इन तीनों चीजों के अंदर कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा।